रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो कर्मवीर 90.0 एफएम के संवाद कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर प्रफुल्ल केतकर जी। नमस्कार सर। नमस्ते सर, पहला हमारा आपसे ये सवाल है कि आज का जो हमारा विषय है वेस्टर्न मीडिया नैरेटिव्स ऑन इंडिया, तो सर वेस्टर्न मीडिया के नैरेटिव्स क्या है इंडिया को लेके? देखिए, उन्होंने अभी से नहीं, भारत स्वाधीन होने से पहले से ही उन्होंने भारत के बारे में कि भारत कभी भी एक राष्ट्र नहीं था, भारत में कभी भी शिक्षा नहीं थी, भारत आर्थिक दृष्टि से हमेशा से गरीब था, तो गरीब लोगों के साथ व्यापार करने के लिए कौन आता है? सही बात है सर। भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी। तो उन्होंने कुछ अपने एक नैरेटिव गढ़ के रखे हैं और उन्हीं नैरेटिव्स के आधार पर उन्होंने अपनी नीतियां भी बनाई हैं और शिक्षा के सारे जो उन्होंने आयाम शुरू किए उसमें भी उसी आधार पर उन्होंने भारत के जो एकेडमिक डिसिप्लिन्स हैं उनको भी। तो आज के मीडिया में भी, वेस्टर्न मीडिया में वही दिखता है। जी सर। तो भारत में कोई आतंकवादी घटना होती है तो वो कश्मीर के लिए फ्रीडम मूवमेंट है, उनके यहाँ पे आतंकवादी घटना होती है तो वो उसके विरोध में वो कोई कार्रवाई करेंगे तो वो वॉर ऑन टेररिज्म हो जाता है। भारत सरकार कोई कार्रवाई करती है तो वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो जाता है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स सारे दिखते हैं भारत में पिछले 10-15 वर्षों में स्पेस टेक्नोलॉजी में इतनी सारी प्रगति की है। जी सर। तो मंगलयान के बारे में मजाक उड़ाना ये कॉमनली दिखता है। तो एक विचारों की मोनोपोली, एक अपने तरीके से ही पूरे विश्व को देखने का उनका नजरिया, इस कारण से उन्होंने भारत के बारे में ये नैरेटिव्स गढ़ के रखे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी सोशल मीडिया के कारण, बाकी सारे मीडिया में जिस तरह का एक डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है, एक लोकतांत्रिकीकरण हो रहा है, उसके कारण वेस्टर्न मीडिया एक्सपोज भी हो रहा है। जैसे हमने अभी देखा कि पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट ने पूछा अमेरिकन डिप्लोमेट को, स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन को, कि आप भारत में किसी एक नेता को करप्शन के चार्जेस में पकड़ा गया तो आप इतनी चिंता व्यक्त करते हो। पाकिस्तान में तो कभी भी सत्ता परिवर्तन होता है तो वो विरोध में जो जाता है उसको जेल में डालने की पुरानी परंपरा है। अमेरिका तो कभी चिंता व्यक्त नहीं करती। या कितने सारे डिक्टेटरशिप्स है जिनको अमेरिका ने समर्थन दिया कम्युनिज्म के विरोध में, और उन सारे डिक्टेटर्स को एक तरीके से प्रोटेक्ट भी किया, लेकिन अमेरिका डेमोक्रेसी का प्रोपोनेंट बन जाता है। यूरोप में स्थिति इतनी खराब है इलीगल माइग्रेशन, और इसके कारण जब वो अपना कुछ कानून बनाते हैं तो वो उनका राइट है, हम कोई कानून बनाते हैं तो वो डेमोक्रेसी का वायलेशन हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जिसको हिंदी में कहते हैं ना कि रस्सी टूट गई लेकिन बल नहीं गया, वैसे उनकी कॉलोनीज तो खत्म हो गई लेकिन मानसिकता अभी भी वही बची। सही बात है सर। सर, इसके सलूशन के लिए इंडिया को क्या करना चाहिए कि उनकी ऐसी ये जो सोच है इंडिया को लेके वो बदली जा सके? देखिए, आज का भारत का युवा अपने रूट से जुड़ना चाहता है। वो सेल्फ कॉन्फिडेंट है, वो अपने टेक्नोलॉजी के दम पर वो पूरी दुनिया को, वो चाहे आप स्टार्टअप्स में देख लो, चाहे आप IT में देख लो, आप मेडिकल के फील्ड में देख लो, बिजनेसेस में देख लो, बड़े बड़े कंपनीज के CEOs देख लो, साइंटिस्ट देख लो। तो अभी मुझे लगता है कि वो तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सांस्कृतिक आधार पर भी भारत में इतना जागरण हुआ है पिछले 20-30 वर्षों में, और उस कारण से एक मुझे लगता है कि अलग से राष्ट्रीयता की बयार बह रही है। इसको आगे लेकर जाना है तो हमको ये जो अमेरिकन ड्रीम का सपना देखकर उसके पीछे भागने वाली मानसिकता है, इससे हमको निजात पानी होगी।
और इससे निकलना है तो हमको इस पश्चिम के मॉडल को एक्सपोज करना। ये जो इनके डबल स्टैंडर्ड से कुछ अच्छी चीजें तो जरूर सीखे, उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी भी चीज का अंधानुकरण करना, ब्लाइंडली फॉलो करना। हर व्यक्ति अलग है, कोई भी एक दूसरे की तरह नहीं बन सकता। तो एक देश कैसे एक दूसरे की तरह बन लेगा? तो उन्होंने अपना मॉडल बनाया है, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है, वो उनको भी पता है। तो पहले तो हमको खुद को निकलना पड़ेगा उस मानसिकता से जो अंग्रेजों के जमाने से चलती आ रही है। दूसरी तरफ उसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा कि ऐसी मानसिकता बनी क्यों, कौन से ऐसे कारक है जिसके आधार पर शिक्षा में, वैचारिक जगत में, मीडिया में, एनजीओज में, थिंक टैंक्स में इस तरह की भारत की एक अवधारणा प्रस्तावित की गई है। उसका अध्ययन करना पड़ेगा, उसको भी एक तरह से डिस्क्रेडिट करना पड़ेगा और उसके पर्यायी सत्य भी देने पड़ेंगे कि भारत में अभी भी बहुत सारे ऐसे स्वदेशी के आधार पर चलने वाले उद्योग है, कौशल है, जिसके आधार पर भारत अपने आप को एक मेड इन इंडिया का और मेक इन इंडिया का मॉडल दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकता है, जो नॉन एक्सप्लॉयटेटिव है, दूसरों के शोषण पर आधारित नहीं है। लेकिन फिर भी भारत लगभग 1600-1700 वर्षों तक भारत जो विश्व में 25 से 27% का जीडीपी लेकर एक अग्रिम अर्थव्यवस्था के रूप में था, वो क्यों था? और उसके आज भी कुछ हमको अंश दिखते हैं अलग अलग भारत के क्षेत्रों में। तो उसका कारण क्या है? तो हमको ये भारत का मॉडल भी दुनिया के सामने रखना पड़ेगा, जिसके आधार पर मुझे लगता है कि एक, क्योंकि वो भी अल्टरनेटिव की खोज में है, उनको पता है कि उनका मॉडल पर्यावरण को खत्म करने वाला है। उनको ये पता है कि वो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते, रिलीजन के आधार पर झगड़ते रहते हैं। उनको ये पता है कि वहाँ पे उनकी फैमिली सिस्टम जो है वो पूरी तरह से ब्रेक हो रही है। कंज्यूमरिज्म के कारण, वेपन्स के व्यापार के कारण इस तरह का गन कल्चर वहाँ पे विकसित हुआ है। बहुत बड़े पैमाने पर डिप्रेशन के वहाँ पे शिकार हो रहे लोग, क्योंकि परिवार में एक दूसरे से बोलने के लिए कोई नहीं है। तो इसका उत्तर यदि कोई दे सकता है तो भारत दे सकता है, और भारत दे सकता है ये पहले तो हमको विश्वास होना चाहिए, और उस विश्वास के आधार पर हम सॉल्यूशन दे तो आज वो सॉल्यूशन स्वीकारने को तैयार है। लेकिन जैसे गुलामी की मानसिकता पनपने की प्रक्रिया लंबी थी, वैसे ये भी एक लंबी लड़ाई। हमने जैसे स्वाधीनता संग्राम तो लड़ा, वो राजनीतिक रूप से लड़ा, लेकिन वैचारिक जगत में भी, वैचारिक स्तर पर भी हमको यदि सही में स्वाधीन होना है, अपने मन मस्तिष्क को भी पारतंत्र से मुक्त करना है, तो मुझे लगता है कि अध्ययन का रास्ता ये हमको अपनाना पड़ेगा। सही बात है सर। आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, भारत में कोई भी चुनाव, और खास करके लोकसभा का जो चुनाव होता है, वो एक तरह से उत्सव की तरह मनाया जाता है। भारत वैसे भी उत्सव प्रिय देश है, लेकिन हम लोकतंत्र को भी हमने इतना बड़ा उत्सव बना दिया। 75 वर्ष में कोई, जब हम स्वाधीन हुए तो कोई अपेक्षा नहीं कर रहा था कि भारत में इस तरह से लोकतंत्र का जो है वो उसकी इसी स्थापना होगी। हर कोई मानकर चल रहा था, ब्रिटिश भी मानकर चल रहे थे, और उनकी बात सुनकर भारत में भी ऐसे कुछ लोग थे जो कह रहे थे भाई इतनी अशिक्षित है, इतनी भाषाएं बोली जाती है, किस तरीके से इनको यहाँ पे डेमोक्रेसी चलेगी। और देखिए, मतलब हमने एक झटके में बाकी सब जगह पे तो पहले जो टैक्स पेयर्स थे उनको वोटिंग का अधिकार था, फिर जो अन्य नौकरियों में गए उनको वोटिंग का अधिकार मिला, फिर गांव वालों को मिला, फिर पुरुषों को मिला, फिर महिलाओं को मिला। मतलब कुछ कुछ देशों में तो 1971 के बाद महिलाओं को अधिकार मिले वोटिंग का। और भारत एक ऐसा देश है जिसके बारे में कह रहे थे कि लोकतंत्र तो यहाँ पे चल ही नहीं सकता, आप तो खुद की सरकार भी नहीं चला सकते। हमने एक झटके में सबको मताधिकार दे दिया। पहले 21 वर्ष की आयु की मर्यादा के ऊपर था, बाद में 18 वर्ष कर दिया। और हम
ने उसको सक्सेसफुली चला कर दिखाया, शांतिपूर्वक चला कर दिखाया। एक आपातकाल का 2 साल का कालखंड छोड़ दिया जाए तो लगभग हमने शांतिपूर्वक एक तरीके से सत्ता का हस्तांतरण कैसे होता है या है उस सरकार को पुनः मत कैसे मिलता है, इसका एक मॉडल दिखा। और आज ऐसी स्थिति है कि बहुत देशों में वहां की जो इलेक्शंस है उनको कंडक्ट करने के लिए भारत के चुनाव आयोग को बुलाया जाता है। जी सर। तो 968 मिलियन वोटर्स, पूरे यूरोप मिलाकर भी इतने मतदार नहीं है, इतने बड़ी। तो मुझे लगता है कि ये भी अपने आप में एक बड़ा हमारे लिए अभिमान का विषय होना चाहिए। और जो हमारे लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करते हैं, भाई सबको, सारी पार्टियों को समान ये है क्या? अरे आपके यहाँ पे तो जो सिटिंग प्रेसिडेंट था उसको सोशल मीडिया अकाउंट बंद करवा दिए थे, आपने उसको कैंपेन भी नहीं करने दिया था। तो आप कहा कि लोकतंत्र की हमको पाठ पढ़ा रहे हो। तो मुझे लगता है कि ये जो सीए के मामले में हस्तक्षेप, ये इससे हमको मुखरता से लड़ना चाहिए। हमारा लोकतंत्र कितना एक डीप रूटेड है, नीचे तक इसकी, मतलब भारत का अनपढ़ व्यक्ति भी हो लेकिन उसको सही क्या गलत क्या, विधानसभा के स्तर पर किसको वोट देना है, लोकसभा के स्तर पर किसका वोट देना, ये भी उसको समझ में आता है। मुझे लगता है कि इस महीने में ये एक अभी तक का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है, संख्या के आधार पर भी, पोलिंग बूथ्स के आधार पर भी। तो हम उसका उत्सव मनाएं, उसका गौरव मनाएं, बाहर के हस्तक्षेप को स्वीकार ना करें। और दूसरी तरफ मुझे ऐसा लगता है कि ये केवल मतलब बीजेपी वर्सेस अपोजिशन अलायंस या एनडीए वर्सेस इंडिया, ये इतना मर्यादित नहीं है। भारत जिस सोच पर अभी चल पड़ा है पिछले 10-15 वर्षों में, क्या वो भारत की सोच पर भारत और आगे बढ़ेगा आने वाले 15-20 वर्षों में, या बाहर के दबाव में भारत कहीं ना कहीं झुक जाएगा? इसके बारे में भी इस चुनाव में कहीं ना कहीं वोटिंग होने जा रहा है। और इसी कारण से हमने जैसे अयोध्या का कार्यक्रम के बारे में देखा, या उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस के अंदर से भी आवाजें आ रही है हमने देखा, तो ये मुझे लगता है कि ये बदलाव जो भारत की मानसिकता में, भारत को भारत की तरह देखने की मानसिकता में आया है, इस दृष्टि से भी मुझे ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण लगता है कि किस तरीके से लोग इसको देखेंगे। तो इन दोनों पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि आने वाले 2 महीने मीडिया की दृष्टि से खास करके और भारत के अध्येता की दृष्टि से बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। हम इसको जरूर समझे और अभिमान के साथ भारत की लोकतांत्रिक मानसिकता को और इस लोकतंत्र के पर्व को दुनिया के सामने दिखाए भी। जी सर, धन्यवाद सर। नमस्ते, धन्यवाद। आगे के ऐसी विषयों को जानने के लिए जुड़े रहिए रेडियो करमवीर 90.0 जनगण मन की बात। आओ हम सब थामे हाथ, गाँव शहर के करेंगे बात, खेतों और खलियानों से जुड़कर करेंगे जनगण मन की बात। 90.0 FM रेडियो कर्मवीर सुन रहे हैं आप, रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात, रेडियो कर्मवीर हम हैं आपके साथ, रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात।